सोने के ससुराल में गरीब बेटी का दहेज। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरे बाबा ने इतने प्यार से मेरे लिए ये वास बनाया था और आपने ये गिराकर तोड़ दिया। ये सिर्फ एक वास ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरे बाबा का प्यार था। लगता है पूनम, तो तुम्हें ये नहीं पता कि सोने की चीजों में सोना ही सूट करता है। अगर तुम उसमें पीतल लाकर रख दोगी तो वो सोना नहीं बन जाएगा। वैसे ही सोने के घर में भी सिर्फ सोने की चीज ही शोभा देती है। और ये वास मैंने नहीं बल्कि अपने आप गिरकर टूट गया। इसे भी अपनी औकात पता चल गई थी कि इस सोने के घर में ये रहने के लायक नहीं बल्कि कूड़ेदान में पड़े रहने के लायक है। आखिरकार क्यों पूनम की जेठानी इस सोने के घर में पूनम के साथ इस तरह बर्ताव कर रही थी? क्या पूनम एक गरीब परिवार से थी इसलिए, या कोई और कारण था? सोने के ससुराल पाकर भी पूनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो आइए इस कारण को जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, बाबा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे पूनम, भूल गई, अगले महीने तेरी शादी है। तेरी शादी में देने के लिए मैं और तेरे बाबा दहेज का सामान तैयार कर रहे हैं। देख, मैंने तेरे लिए ये हाथ का पंखा, ये टोकरी और ये बांस के छोटे छोटे घर की सजावट के लिए सामान बनाए हैं। जब तू अपने ससुराल जाएगी ना तो इससे अपने घर की सजावट करना। और मैं अपनी बिटिया रानी के लिए ये मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि जिस बिटिया रानी के लिए मैं उसके खेलने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था, एक दिन उसके दहेज के लिए भी मुझे अपने हाथों से मिट्टी का बर्तन बनाने पड़ेंगे। और जरा ये तो देखो, मैं कितना सुंदर मिट्टी का वास बनाया है तेरे लिए। तो इसे अपने ससुराल में हॉल में रखना, वो भी बीचों बीच। जब भी कोई आएगा तो उसे देखकर खुश हो जाएगा। माँ, बाबा, आप लोग मेरे लिए कितना सोच रहे हैं ना। कभी कभी तो लगता है कि कहीं ये शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। अगर मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? ऊपर से वो लोग कितने अमीर हैं। मैंने तो सुना है कि उनका वो जो घर है वो भी पूरा सोने का बना हुआ है। मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी? अरे पूनम बिटिया, घबरा मत, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तभी तो इतने अमीर होने के बावजूद भी एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हैं। पूनम एक आकाश नाम के बहुत अमीर लड़के से प्यार करती थी। आकाश कोई ऐसे वैसे घर परिवार से नहीं था। आकाश का परिवार शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक था। यहाँ तक कि आकाश जिस घर में रहता था वो घर पूरा सोने का बना हुआ था। गरीबी के चलते पूनम के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को दहेज में कुछ अच्छा सामान दे सके। इसलिए वो पूनम का दहेज अपने हाथों से ही बनाती हैं। दिन गुजरते हैं और आखिरकार पूनम की आकाश से शादी हो जाती है और गरीब बहू पूनम अपने सोने के ससुराल में अपना गरीब दहेज लेकर पहुंचती है। अरे देवर जी, आप तो अपनी पत्नी को लाने के लिए गए थे ना, साथ में ये इतना सारा कबाड़ी का सामान क्यों लेकर आए हैं? भाभी, ये कबाड़ी का सामान नहीं है बल्कि ये मेरे दहेज का सामान है। ये क्या भाभी, आपने ये लकड़ी की कुर्सी, अलमारी, मिट्टी के बर्तन और ये बांस की टोकरी आपके दहेज का सामान है? भाभी, कहीं आप हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? कोमल बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही तो करता है। मुझे तो इस बात का डर है कि आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि सोने के ससुराल में बहू ये 2 कौड़ी का दहेज लेकर आई है। मुझे जब पता चल रहा था कि मेरा होने वाला ससुराल सोने का है तो मैं सोने का दहेज लेकर आई थी। फ्रिज, हीटर, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि मेरी साड़ी भी सोने की बनी हुई थी। माँ, भाभी, आप लोग अपने सोने का गुणगान गाना बंद भी करेंगे? हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो हमें सोने के घर में रह रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज के मॉडर्न टाइम में भला सोने के घर में कोई कैसे रह सकता है। कहीं आप पिछले जन्म में रावण के परिवार से तो नहीं थे जिसे सोने से इतना प्यार था? तभी तो इस जन्म में भी आप लोगों को सोना इतना पसंद है। आकाश पूनम का साथ देते हुए अपनी सास और भाभी को एक मुंह तोड़ जवाब देता है और सुषमा आंचल मुंह बनाकर पूनम का गृह प्रवेश करती हैं। पूनम का सिर्फ ससुराल ही नहीं, ससुराल में रखा हुआ हर एक सामान भी सोने का बना हुआ था। आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हाथ पैर कितने सुन्न पड़ गए हैं। इन्होंने कहा था कि हॉल में हीटर रखा हुआ है, हीटर से थोड़ा हाथ पैर ताप लेती हूँ। पूनम हॉल में जाती है तो देखती है कि हॉल में रखा हुआ हीटर भी सोने का बना हुआ है, जिसे ऑन कर पूनम हाथ पैर तापने लगती है कि तभी पूनम की घमंडी नंद कोमल आती है और हीटर बंद कर देती है। भाभी, सोने की हीटर को जलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जानती भी हैं कि हीटर कितना कीमती है और इसे हम दिन में कब चलाते हैं। अगर इतना ही हाथ पैर तापने का शौक है तो अपने माँ बाप से कहकर एक हीटर बनवा लीजिए। जिस तरह उन्होंने आपके लिए गरीब दहेज बना कर दिया, ठीक उसी तरह हीटर भी बना देंगे। कोमल का ऐसा बर्ताव देख पूनम को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद अब पूनम जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई और उसमें रखे सारे बर्तन भी सोने के बने हुए हैं। खाना बनाने के लिए तो सिर्फ 2-3 बर्तन ही नॉर्मल हैं, बाकी सारे बर्तन सोने के बने हुए हैं। लगता है ये लोग खाना भी सोने के बर्तन में ही खाते हैं।
एक काम करती हूँ, आज मैं अपने दहेज में लाए हुए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ। मिट्टी के बर्तन में बने खाने का स्वाद तो इन सभी लोगों को काफी पसंद आएगा। पूनम अपने दहेज में लाए हुए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है और मिट्टी के बर्तनों में ही सभी को सर्व करती है। अपनी डाइनिंग टेबल पर सोने के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तन देख सुषमा पूनम पर काफी गुस्सा करती है। तूने क्या हमें अपनी तरह गरीब भिखारी समझ रखा है जो ये मिट्टी के बर्तन में खाना लाकर दे दिया? हमारा कुत्ता भी सोने के बाउल में अपना खाना खाता है और तू हमें इन मिट्टी के बर्तनों में खाना दे रही है। जब मैंने पहली बार अपने ससुराल में खाना बनाया था तो पूरे 24 कैरेट गोल्ड के बर्तन में सभी को खाना दिया था, जिससे खाने का स्वाद भी अमीरों वाला हो गया था। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ सोने के बर्तन में खाना निकाल कर लाओ। एक बार फिर पूनम के ससुराल वाले उसके गरीब दहेज की काफी बेइज्जती करते हैं और बेचारी पूनम उनके कहे मुताबिक सोने के बर्तनों में उन्हें खाना परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन पूनम के ससुराल वाले उसे उसके गरीब दहेज के लिए ताने देना बंद नहीं करते। अरे सुषमा, तुम्हारी बड़ी बहू जब आई थी तो दहेज में कितना कुछ सोने का लेकर आई थी। तुम्हारी छोटी बहू भी सोने का ही दहेज लेकर आई है ना? तुम सोने की बात कर रही हो? ये तो पीतल तांबे का कुछ भी नहीं लेकर आई, बस 3-4 मिट्टी के बर्तन और बांस की टोकरी उठाकर ले आई है। मेरी तो किस्मत ही मारी गई, कैसी बहू मिली है मुझे। तो कौड़ी की भी इसके घर वालों की हैसियत नहीं थी कि कुछ अच्छा ही दहेज दे देते। पूनम अपनी सास सुषमा की सारी बात सुन लेती है, जिसे सोनू से दुख तो होता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। पूनम के पिता ने जो उसे अपने हाथों से मिट्टी का वास बनाकर दिया था, पूनम उसे हॉल में एक टेबल पर रख देती है, जिसे देख जानबूझकर आंचल उस वास को गिराकर तोड़ देती है। भाभी, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पिता का दिया हुआ वास तोड़ दिया। क्या आप जानती भी हैं कि ये वास मेरे लिए कितना जरूरी था? उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए ये वास बनाया था। दुखी तो इस तरह हो रही हो जैसे ये मिट्टी का नहीं बल्कि सोने का हीरे का वास था। मिट्टी का बना हुआ था और आखिर में मिट्टी में ही मिल गया, तो क्या गलत हुआ इसमें? पूनम सोने के ससुराल में तो रह रही थी, लेकिन इस घर में ना तो उसकी इज्जत थी और ना ही उससे कोई प्यार करता था, जिसका दुख लिए पूनम जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा घमंड मिट्टी में मिला देता है। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ होने वाला था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सूप में से। आज तो माँ जी मेरे हाथ का सूप पीकर खुश हो जाएंगी और मुझे अपना सबसे हेवी सोने का हार देंगी। आंचल अपने सोने के रसोई में खड़ी होकर सूप बना रही थी। सूप बनाकर आंचल अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन गैस बंद करना भूल जाती है। गैस की गर्माहट के चलते धीरे धीरे सोने की रसोई की दीवारें पिघलने लगती हैं और ये इतनी तेजी से पिघलती हैं कि रसोई के साथ साथ दीवार भी गर्माहट पकड़ लेती है और अब धीरे धीरे वो गर्माहट पकड़ने लगती है। सुषमा जैसे ये देखती है, भगवान ये क्या? अरे कोई रोको, अरे रोको इसे, वरना हमारा पूरा घर पिघल के मिट्टी में मिल जाएगा। सुषमा के दोनों बेटे आकाश और प्रदीप जल्दी से गैस बंद करते हैं और पानी की मदद से उसे गर्माहट को कम करते हैं, जिससे सोने अपने आप पिघलना बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तेरी वजह से पूरा घर बर्बाद हो सकता था। माँ जी, आज इस छोटी सी लापरवाही से सिर्फ रसोई पिघली है, लेकिन थोड़ी देर और हो जाती तो ये पूरा घर भी मिट्टी में मिल सकता था। आपको भले ही सोने से प्यार है, लेकिन इस प्यार को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि एक दिन आप सब कुछ खो बैठे। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जिस सोने से इतना प्यार करती थी वो तो पल भर में पिघल गया, लेकिन इस रसोई में पूनम के दहेज में लाए हुए मिट्टी के लकड़ी के बर्तन भी थे, पर उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अब तो आप मेरी बात समझ गई होंगी ना। सुषमा अपने बेटे आकाश की बात की गहराई को जान लेती है, जिसके बाद अब सुषमा अपने सोने के घर को तोड़वाकर बचे सोने से बिस्किट्स और ज्वेलरी बना लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ एक नॉर्मल बड़े और आलीशान घर में रहती है। साथ ही साथ इस हादसे के बाद सभी का सोने को लेकर घमंड भी टूट जाता है और अब सभी पूनम से अच्छा बर्ताव करते हैं। आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है घर में। आज से मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। जिठानी जो बन गई हूँ मैं, हुक्म चलाऊंगी आप। बड़े भाभी, आप सही कह रही हो, आज से आपकी तो काम की छुट्टी। और प्रीति भाभी, मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में सब लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग ही खाते हैं। बना तो लेंगी ना आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मक्के की रोटी और सरसों का साग ही तो बनाना है, बना दूंगी, इसमें क्या है। तुम दोनों मिलकर ऐसे ही अपनी छोटी भाभी को परेशान करती रहोगी या उसको घर के अंदर भी आने दोगी? यही दरवाजे पर ही तीनों अपना काम बांट लोगी क्या? जेठानी और नंद की हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद प्रीति अपने कमरे में आती है, जहां पर वो अपने कपड़ों को चेंज करती है और तैयार होती है। फिर कुछ देर बाद उसकी सास गायत्री वहां पर आती है और आकर कहती है, बहू, तेरी पहली रसोई का मुहूर्त निकलता जा रहा है, जल्दी से रसोई में आ, तुझे खाने पीने के बारे में समझा देती हूँ।
अपनी सास के कहने पर प्रीति रसोई में आती है, जहां पर दादी सास और गायत्री पहले से ही वहां पर खड़ी रहती हैं। प्रीति रसोई में देखती है कि गैस के नीचे मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी उसकी सास गायत्री कहती है, ये देख बहू, यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है और मक्का पीसने वाली चक्की भी। तो एक काम करना, पहले चूल्हे पर थोड़े से मक्का को भून लेना और उसके बाद चक्की में पीसकर मक्के की रोटी बना लेना, और ये 9 से 10 किलो सरसों के साग को बना लेना। पर माँ जी, पहली रसोई में तो खीर बनाते हैं ना? हाँ बहू, बनाते तो खीर ही हैं, लेकिन हमारे परिवार को मीठा खाना पसंद नहीं है। सरसों का साग और मक्के की रोटी ही पसंद है, तो जो तुझे खाना है वो तू बना ले। इतना कहकर प्रीति की सास और दादी सास वहां से चली जाती हैं और प्रीति चूल्हे पर मक्के को एक हाथ से भून रही होती है और दूसरे हाथ से सरसों के साग को साफ करते हुए कहती है, हे भगवान, ये इतना बड़ा परिवार, इसके लिए मैं सरसों का साग मक्के की रोटी बनाऊंगी? 10 किलो सरसों के साग को बनाते बनाते तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी, और ये इतने सारे मक्के की रोटी मैं अकेले कैसे चूल्हे पर बना पाऊंगी? प्रीति अब समझ जाती है कि गृह प्रवेश के टाइम उसकी जेठानी उसको क्या समझाना चाह रही थी और किन कामों से जेठानी को आजादी मिलने वाली थी। जैसे तैसे करके प्रीति सबके लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी को बनाकर लेकर आती है और पूरा परिवार साग और मक्के की रोटी को खाते हुए कहता है, साग में नमक थोड़ा कम है और मक्के की रोटी भी अंदर से ठीक तरीके से सीजी नहीं है, थोड़ा और वक्त लगता है तब ये पकता। हाँ केशव बेटा, तू सही कह रहा है। देखा पार्वती, प्रीति बहू को अभी ये सब बनाना नहीं आता है। कल से तुम इसके साथ मिलकर खाना बनाओगी ताकि उसकी थोड़ी मदद भी हो जाए और उसे खाना बनाना भी आ जाए। दादी सास, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। चलो, कोई तो मेरी मदद करेगा। अरे ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? इतने सालों बाद तो मुझे काम से आजादी मिली थी और ये फिर मुझे इस मक्के की रोटी और सरसों के साग में घुसाना चाहती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। प्रीति रसोई में आलू, गोभी, मटर, गाजर की सब्जियों को काट रही होती है। तभी उसकी सास गायत्री वहां पर आती है। अरे बहू, तो ये आलू, गोभी, मटर, गाजर क्यों काट रही है? माँ, रात के खाने के लिए सब्जी तैयार कर रही हूँ काट कर। पर बेटा, रात में तो सरसों का साग मक्के की रोटी बनेगी ना? पर माँ जी, मैंने सुबह ही तो 9 से 10 किलो सरसों का साग बनाया था और 300 से 400 मक्के की रोटी, और अब रात में भी? हाँ बहू, रात में भी यही बनेगा। हमारा पूरा परिवार सुबह, शाम, दोपहर, दिन रात मक्के की रोटी और सरसों के साग को ही खाना पसंद करता है। चल तू फटाफट बना दे। प्रीति अकेले ही चक्की पर मक्के को पीसती है और मक्के के आटे को हाथों से गुड़धती है। सरसों के साग को काट कर धोकर बनाती है और फिर से प्रीति रात के खाने में सबके लिए सरसों के साग, मक्के की रोटी को खाने को देती है। पूरा परिवार सरसों का साग, मक्के की रोटी को खाता है। प्रीति इतने सारे सरसों के साग और मक्के की रोटी को बनाकर बहुत थक चुकी थी और वो अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी उसका पति हितेश कहता है, क्या हुआ प्रीति, बहुत ज्यादा थक गई हो क्या? चलो आराम कर लो। ये चीज मुझे तब पूछा करो जब मैं रसोई के चूल्हे पर खाना बना रही होती हूँ। अब इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे, इतना भड़क क्यों रही हो? प्रीति, मक्के की रोटी और सरसों का साग ही तो बनाया है, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तुमने? अरे हाँ ठीक है, मैंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, पर एक दिन तुम ये खाना बनाकर देखना, फिर मैं तुमसे बोलूंगी कि तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ा है और कौन सा नहीं। प्रीति अब अपने ससुराल वालों के सुबह शाम दिन रात सरसों के साग और मक्के की रोटी के खाने वाली आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। इस वजह से वो अपने पति हितेश से भी लड़ाई करती है। ऐसे ही फिर अगले दिन सुबह प्रीति रसोई में रखे चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसका हाथ जल जाता है। माँ, बहुत तेज जल गया। प्रीति की हथेली चूल्हे से जलने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी। वो फिर भी अपने पूरे परिवार, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नंद, सास ससुर, ददिया सास, सबके लिए खाना बनाती है और लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। पूरा परिवार उसके हाथों के दर्द को नजरअंदाज करते हुए सरसों का साग और मक्के की रोटी को मजे से लेकर खा रहे होते हैं। ये बात प्रीति को बहुत बुरी लगती है, पर वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और रोज रोज चक्की पीसने की वजह से अब प्रीति के हाथ में छाले भी हो जाते हैं, जो कि पूरे लाल लाल होते हैं। माँ, मेरे हाथों में तो लाल लाल छाले हो चुके हैं इस चक्की में मक्के के आटे को पीसने से, और इनको देखते देखते मेरे हाथ सूज गए हैं। प्रीति के हाथ में लाल लाल छाले हो जाते हैं और वो बहुत दर्द में होती है। इसलिए वो गुस्से में सारे खाने पीने को छोड़कर अपने कमरे में आकर लेट जाती है, जहां हितेश उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम अचानक सोने क्यों आ गई?
रात में सबके खाने का टाइम हो चुका है। अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो दादी और माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। हितेश उसके हाथों को टच करता है कि वो तेज से चिल्लाती है। हितेश जी, मेरे हाथों को छोड़िए। हाँ। अरे तुम्हारे हाथ तो जले हुए हैं और ये इतने सारे लाल लाल छाले तुम्हारे हाथों पर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आज से तुम कुछ नहीं करोगी, मैं जाता हूँ रसोई में और मैं सबके लिए खाना बनाता हूँ। हितेश उसके हाथों पर मलहम लगाता है और उठकर अपने भाई को लेकर रसोई में जाता है, जहां पर सुमित्रा और गायत्री पहले से ही होती हैं। अरे आ गए तुम दोनों। देखो कैसे तुम्हारी बहुएं पूरा रसोई फैलाकर चली गई हैं और लगता है आज रात का खाना भी नहीं बनाएंगी। आज हम लोगों को सरसों का साग और मक्के की रोटी मिलेगी या नहीं? माँ, प्रीति के हाथों में छाले हो गए हैं और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं और केशव मिलकर सबके लिए खाना बनाएंगे। हितेश की बातें सुनकर गायत्री और सुमित्रा वहां से चली जाती हैं। वो दोनों चूल्हे को जैसे ही जलाने लगते हैं कि उन दोनों का भी हाथ जल जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाते हैं। अरे बाप रे, आए, इससे तो मेरा हाथ ही जल गया। प्रीति कैसे बनाती है चूल्हे पर इतनी सारी मक्के की रोटियां? उधर केशव कढ़ाई में 9 से 10 किलो सरसों के साग को कढ़ाई में डाल के करछी से पलट ही रहा होता है कि सारा कढ़ाई उसके ऊपर ही गिर जाता है। अरे बाप रे, आए, हम लोग कितना सारा साग खाते हैं और इसको एक बार में बनाना तो बहुत मुश्किल है। अभी तो मैं बच ही गया, वरना ये सारा साग गर्मा गर्म मेरे ऊपर ही गिर जाता। हितेश और केशव मक्के की रोटी और सरसों के साग को नहीं बना पाते और रसोई से बाहर आकर अपने परिवार से ये बात बोलते हैं। तभी कुछ देर बाद उसकी दोनों बहनें और भाभी जाकर रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी उसकी नंद मेघा कहती है, बाप रे, ये चक्की तो मुझसे हिल भी नहीं रही है, कितनी टाइट है। मैं इतना सारा मक्का इस पर नहीं पीस पाऊंगी। मेघा चक्की को चला ही नहीं पाती। तभी पार्वती चक्की से आटा पीसती है। इतने सारे लोगों की मक्के की रोटियां सेककर तो मेरी दोनों कलाइयां सूज गई हैं। पूरे परिवार खाने का इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर तक खाना न आने के बाद सुमित्रा और गायत्री रसोई में आती हैं, जहां वो देखती हैं कि रोटियां सेकते सेकते पार्वती के हाथ सूज गए हैं। तभी कुछ देर बाद हितेश, केशव, राम सिंह भी वहां पर आ जाते हैं। देखा माँ, इन लोगों से भी नहीं बन पाया, लेकिन प्रीति के हाथों में छाले, सूजन और हाथों के जलने के बाद भी वो पूरे परिवार की खुशी के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग तीनों टाइम बनाती रही। केशव की बात सुनकर सुमित्रा के पूरे परिवार को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कमरे में आकर के प्रीति से माफी मांगते हैं। तभी एक दिन, प्रीति, तुम कहती थी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर मेरी वजह से ही तुम्हें मक्के की रोटी और सरसों के साग से आजादी मिली है। हाँ पतिदेव, आप सही कह रहे हैं।